नमस्कार। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स दोस्त चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर के सब टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और कंसेप्ट जनरेट कीजिए, क्योंकि यदि हम यहाँ चूक गए तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न हो जाएगा और बहुत सारे डाउट्स हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स आज मैं आपको क्लियर कर दूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्प्रिंग की स्टडी कर रहे हैं। तो स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग के पास जो फोर्स होता है वो फोर्स कौन सा होता है? एक इलास्टिक फोर्स होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो इलास्टिक फोर्स है ये क्या होता है, ये इलास्टिक फोर्स की एक नेचर है। कैसा है? ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके पास एक जो स्प्रिंग होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ये इलास्टिक फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग की जो इलास्टिसिटी है उसकी वजह से इसके पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और हम क्या करते हैं, जितनी स्प्रिंग्स है उसके अंदर एक आइडियल सिचुएशन को मानते हुए हम स्टडी करेंगे। आइडियल सिचुएशन ये है कि इट इज मासलेस, इसको मासलेस मानते हैं। ये एक आइडियल, एक्चुअली में स्प्रिंग जो है वो मासलेस नहीं होती है, लेकिन हमने क्या किया है, आइडियल सिचुएशन मान ली है कि ये मासलेस है। स्प्रिंग को मासलेस मानते हुए करते हैं। ठीक है, तो इसका m क्या है? 0 है, मासलेस है। ठीक, अब जो इसके पास फोर्स था, जो स्प्रिंग के पास में जो भी फोर्स है वो क्या इलास्टिक फोर्स होता है, वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव क्यों है? तो मैंने आपको बताया था, चलो इसको भी हम थोड़ा सा आगे करेंगे, थोड़ा सा आगे हम फोर्स को डिटेल करेंगे ना इसका, तब हम बताएंगे भाई ये क्या है इलास्टिक फोर्स और ये कंजर्वेटिव क्यों है, इसे भी हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, अब तक हो गया ये सब कुछ। अभी सर स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या है? इस शेप की होती है। ठीक है, ये क्या है? एक स्प्रिंग है। ठीक, ये मासलेस मानते हैं हम इसको, मासलेस की ही स्टडी की जा रही है। तो स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, कंप्रेस, या क्या करते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं स्प्रिंग को, और इसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। दो काम किए जा सकते हैं ना, इस स्प्रिंग को क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, और दूसरा क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच किया जा सकता है। तो जब भी हम क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे या स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, एक रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स। ठीक है, तो उसका क्या किया, नाम दे दिया इलास्टिक फोर्स को, स्प्रिंग फोर्स पे कहते हैं हमने। ठीक है, विल प्ले रोल, तब क्या होगा, एक रोल या विल स्टार्ट टू एक्ट। तब क्या होगा, जब भी हम क्या करेंगे, एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, वो इलास्टिक इन नेचर है, इट इज बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग, वो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से है, और उसे हम स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं, वो प्ले अपना रोल कर देगा। तो अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को क्या है, हुक्स जो साइंटिस्ट है उसने स्टडी किया, और उसने एक लॉ दिया, हुक्स लॉ। हुक्स ने लॉ दिया, तो हुक्स ने जो लॉ दिया वो लॉ क्या है, वो ये है कि जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप एक कोई स्प्रिंग को, मासलेस स्प्रिंग को, यह भी ध्यान रखना हमेशा, ये हुक्स लॉ क्या है, एक्चुअल में मासलेस स्प्रिंग पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, ये जरूरी है, यानी आइडियल सिचुएशन पे ही हुक्स लॉ अप्लाई होता है। अगर वो मासलेस नहीं है तो हुक्स लॉ
एज इट इज अप्लाई नहीं होगा, फिर उसके अंदर क्या होगा, कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो देखिए हुक्स लॉ किसके लिए, फॉर आइडियल सिचुएशन ये मासलेस स्प्रिंग के लिए, फॉर मासलेस इलास्टिक स्प्रिंग, ठीक है, कोई भी स्प्रिंग है। तो हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ ये स्टेटमेंट है, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट है, फॉर मासलेस इलास्टिक स्प्रिंग when we compress or stretch, compressed or stretched spring sorry, when we compress or stretch spring, then restoring force effect Fs, then restoring force Fs is directly proportional to x। तब क्या होगा, जो Fs है, एक फोर्स स्प्रिंग फोर्स विल जनरेट, एक स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, where x is what, displacement from equilibrium, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स प्ले करना, रोल एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, वो स्प्रिंग, वो फोर्स कहलाता है Fs कहलाता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, वो x के साथ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम Fs will play with directly proportional to x and will act opposite to x। तो वो क्या करेगा, opposite to x क्या हो जाएगा, fx जनरेट हो जाएगा, ये इसका स्टेटमेंट है। तो एक इलास्टिक फोर्स जनरेट हो जाएगा। अब इसको मैं रब करके आपको हुक्स लॉ का थोड़ा सा और सिंपल वे में समझाता हूं। रब कर देता हूं मैं, अगर आपने इसका नहीं नोट किया है तो आप वीडियो को पीछे ले जाके नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए क्या है, ये स्प्रिंग है, जैसे ये कोई भी एक स्प्रिंग है, ठीक, ये स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग क्या है, जब अपनी जो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर है ना, तो उसे कुछ एज इट इज, जैसी ये बनी वैसी ये रखी हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे या तो स्ट्रेच करना है या इसे कंप्रेस करना है, ठीक है। तो स्ट्रेच करना है या कंप्रेस करना है, तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेच या कंप्रेस क्या करेंगे, एक साइड से करेंगे, एक साइड से करेंगे ना, या तो इधर से करेंगे, है ना, इस साइड से, या तो स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसको एक साइड को इमोवेबल बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको इमोवेबल बनाने के लिए इसको एक इससे इसको टाई कर दिया, ठीक है, इससे अटैच कर दिया, एक जो फिक्स्ड बॉर्डर, फिक्स्ड एंड से अटैच कर दिया स्प्रिंग को, ठीक है। अब ये स्प्रिंग है। अब हम क्या कह रहे हैं, इस स्प्रिंग को हम इस स्प्रिंग को हम क्या करेंगे, या तो कंप्रेस करेंगे या स्ट्रेच करेंगे। तो कंप्रेस करेंगे तो हमें किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में कंप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो हो गया कंप्रेस। और अगर स्ट्रेच करेंगे तो हम इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे और इस डायरेक्शन में कंप्रेस करेंगे, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए आप, साइन कन्वेंशन, जो नॉर्मल साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, इसमें क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या माना जाएगा, इसको क्या मानेंगे, ओरिजिन भी मान लेंगे। ये क्या है, ओरिजिन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी है। तो देखिए आप, जब हमने इसको क्या किया, कंप्रेस किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ स्प्रिंग का, -x, ठीक है। और जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो इसका क्या हो गया,
प्लस एक्स का इसका एंड पॉइंट का स्प्रिंग के एंड पॉइंट का क्या होगा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा और इस अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक साइन कन्वेंशन सिस्टम है। अब मान लीजिए अगर इसको हम इस एंड से हम क्या करते हैं, अगर इस एंड से इसको कर लेते तो क्या हो जाता है, ये देखिए हम फिक्स इस एंड से भी तो कर सकते थे, तो उस डायरेक्शन में क्या हो जाता है, ये तो आपका क्या हो जाता ओरिजिन पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते तो इसका कंप्रेस क्या हो जाता, डिस्प्लेसमेंट लास्ट एंड का डिस्प्लेसमेंट का प्लस एक्स हो जाता। देखिए यहां पे स्ट्रेच करने पे प्लस एक्स आया था और यहां पे क्या हो रहा है, अगर हमने इस एंड को फिक्स कर दिया तो क्या होगा आपका, अब कंप्रेस करने पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहा है एंड पॉइंट का और उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका माइनस एक्स आ जाएगा। तो यानी कि प्लस और माइनस से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सीधा सा क्या है, एक साइन कन्वेंशन सिस्टम है। ठीक है, ये यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन सिस्टम है। तो इसमें क्या है कि जब भी आप क्या करोगे, राइट साइड में कोई अगर आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव माना जाएगा और लेफ्ट साइड में क्या होगा वो नेगेटिव माना जाएगा, और अबव क्या होगा पॉजिटिव और डाउन ठीक है वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि जैसे एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स है एक्सिस है, उनके जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है उसमें पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक यूनिवर्सल सिस्टम है, फिजिक्स में हमें हमेशा इसी तरह से लेना है। ठीक है, तो अब जनरली क्या होता है, इस एंड को ही करते हैं, थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं, देखते हैं यही होता है। तो इसको मैं वापस रब कर देता हूं। तो अब क्या है, ये तो हो गया आपका x, एंड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस डायरेक्शन में तो हो गया, कंप्रेस करने पे तो हो गया माइनस एक्स और स्ट्रेच करने पे हो गया प्लस एक्स। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट एंड पॉइंट का, लास्ट पॉइंट का स्प्रिंग का। तो अब क्या है, जो हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ के अनुसार क्या होगा, एफ जो फोर्स है एफ एस स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के अंदर क्या होगा एक इलास्टिक फोर्स, यानी उसको स्प्रिंग फोर्स कहेंगे, वो रोल अदा करना शुरू कर देगा। तो इस एफ एक्स का जो मैग्नीट्यूड है, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड है दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो यही आपका क्या है हुक्स लॉ। तो क्या होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स विल प्ले रोल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा याद रखिएगा यहां ओनली मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, अब एक फिक्स रूल और है, वो क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलने के लिए हमें क्या होता है, एक कांस्टेंट की जरूरत होती है, तो दैट इज के। तो एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स, तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। हो गया यहाँ पे। अब देखिए आप यहाँ के क्या है, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, और के की वैल्यू क्या करती है, डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग। के की वैल्यू क्या होती है, इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। यदि स्प्रिंग जो है सॉफ्ट है तो के की वैल्यू कम होगी, और स्प्रिंग अगर क्या है हार्ड है, ठीक है हार्ड टू कंप्रेस है या स्ट्रेच है थोड़ी सी वो है, तो वो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो के की वैल्यू क्या करती है, इस पर डिपेंड करती है। तो अभी देखिए आप एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स। ठीक, अब एक बात और आती है, अब हम क्या करते हैं, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, वो तो के एक्स होगा, लेकिन अभी हम बात करते हैं वेक्टर एफ एक्स की। तो एफ एक्स जो फोर्स है वेक्टर इज नॉट इक्वल टू के एक्स, वो क्या होगा, के एक्स के इक्वल नहीं होगा। बस जब तक हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे तब एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स है, लेकिन क्या है, जो ये मैग्नीट्यूड है एफ एक्स, वो क्या होगा, उसमें क्या करना होगा, हमें इस x को क्या करना होगा, इस x को वेक्टर बनाना होगा। तो दरअसल में क्या होता है, जब हम वेक्टर टर्म्स में बात करते हैं तब क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स है, तो वेक्टर टर्म में माइनस साइन लाना पड़ेगा, ये x वेक्टर बन गया। तो ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, जो भी x की वैल्यू है, x की जो भी डायरेक्शन है, उस x की डायरेक्शन के ऑपोजिट इसकी डायरेक्शन होगी।
मैग्नीट्यूड तो kx से इक्वल है, लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ fx इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ स्प्रिंग। वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के एंड पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट उसको जस्ट ऑपोजिट होगी। ठीक है, यानी कि देखिए आप क्या है, जब ये हमारा पॉजिटिव x आया तो इस डायरेक्शन में आया, तो क्या होगा, जो fx है वो fx विल एक्ट इन fs, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। तो जो स्प्रिंग फोर्स जो जनरेट होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और जब -x होगा तो fx विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, तब वो क्या हो जाएगा, fx इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट करेगा। और इसी को जब हम नोट करते हैं तो एक कॉमन पॉइंट आ जाता है, वो कॉमन पॉइंट क्या आ जाता है, fs विल एक्ट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। दोनों स्थिति में देखिए आप, इक्विलिब्रियम पॉइंट में ही वह एक्ट कर रहा है। कंप्रेस किया तब भी इक्विलिब्रियम की तरफ एक्ट कर रहा है, और हमने स्ट्रेच किया तब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ ही एक्ट कर रहा है। तो यानी कि क्या है, ये तो सही है कि fx की डायरेक्शन विल डिपेंड्स ऑन x की डायरेक्शन ऑफ x, बट एक हम क्या कर सकते हैं, कॉमन पॉइंट बना सकते हैं या कॉमन लाइन दे सकते हैं, वो ये है कि fs स्प्रिंग फोर्स विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसकी तरफ ही एक्ट करेगा। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। तो अब क्या होगा, जब हम इस लाइन को याद रखते हैं तो ये नोट डाउन कर लीजिए। तो आप स्प्रिंग का एंड फिक्स एंड कोई सा भी रखो, तब आप क्या होगा, इस लाइन के द्वारा हमेशा fs की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत हो गया काम, मिटा दें इसको। तो ये हो गया हमारा हुक्स लॉ की बात हो गई, और बात होने के बाद में हुक्स लॉ से हमने रिस्टोरिंग fs स्प्रिंग फोर्स की बात कर ली कि जो स्प्रिंग फोर्स है ये क्या है। अब देखिए आप, फिर बात आती है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग को कंप्रेस या वो किया तो क्या होगा, फोर्स तो होगा, तो कोई वर्क डन तो होगा ही ना। तो वर्क डन देखिए क्या है, ये आपकी स्प्रिंग है, ये फिक्स एंड है, और ये स्प्रिंग है, ठीक है, और ये क्या है, इसका x0 पॉइंट है, x0 यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, x0 ओरिजिन, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब है कि वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है कि स्प्रिंग कोई भी है, उस स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन कैसे होगा। तो देखिए वर्क डन दरअसल क्या है, fs इज इक्वल टू -kx, ये तो हमने देख लिया। इसका मतलब क्या है, fs x की के साथ उसकी क्या होती है, वैल्यू वेरिएबल है, x बदलेगा fs बदलेगा। ठीक है, तो ये fs क्या है, वेरिएबल हो गया। अब जब वेरिएबल हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन फाइंड आउट नहीं कर सकते, नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते। कैसे नॉर्मल तरीके से, वर्क होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, फॉर कांस्टेंट फोर्स। जब F कांस्टेंट हो तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, W इज इक्वल टू fs इंटू x नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दैट fs इज वेरिएबल फोर्स। ये क्या है, fs वेरिएबल फोर्स है, इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे जैसे आप क्या करोगे, जब आपने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, एक अलग fs अप्लाई हो रहा होगा, और जैसे जैसे आप इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो हम इसका क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्मूले से, इस नॉर्मल फॉर्मूले से वर्क डन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब क्या किया जाए, इसी के लिए हमने क्या है, इंटीग्रेशन को स्टडी किया है। अब यहाँ हियर इंटीग्रेशन विल हेल्प, इंटीग्रेशन जो कंसेप्ट है वो हमारी हेल्प करेगा। तो अब हम क्या करते हैं,
इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, एफएस की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे के लिए करते हैं। मान लीजिए हमें क्या करना है, इस पॉइंट से अगर हमने स्ट्रेच किया है इस डायरेक्शन में, मान लीजिए एक्स, ये क्या हो गया एक्सएम यानी मैक्सिमम एक्स तक हुआ है। तो यहां तक लाने के लिए हमने क्या किया है, जो डिस्प्लेसमेंट किया है, तो हम क्या करते हैं, पूरे के लिए वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स के लिए वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। और इंटीग्रेशन के अंदर ये क्या है कंसेप्ट, माना यह जाता है कि इन छोटे पार्ट के लिए एक्चुअल में क्या है, जो डी एफ एक्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट मानी जा सकती है। ठीक है, यानी कि dx, जो dx पार्ट ऑफ द एक्सएम है, dx पार्ट है, उस पार्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, fx को कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, w डायरेक्ट तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, इसका जो पार्ट है उसके लिए dw को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो dw को हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, fs इंटू dx। ठीक है, छोटे पार्ट के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, fx इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे इसको कंप्रेस करो चाहे कुछ भी करो, उसमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, dw इक्वल टू fx इंटू dx हो जाएगा, छोटे पार्ट के लिए हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप, अब हमें क्या करना है, पूरे उसके लिए, पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइंड आउट करना है। तो पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, w निकालने के लिए आपको क्या करना, इंटीग्रेशन ऑफ dw करना होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dw करना होगा, और साथ में कहां से कहां तक के लिए, x0 से x फाइनल तक का फाइंड आउट करना है। तो ये x0 से x फाइनल के लिए dw का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन हो गया dw। अब dw क्या है, fs इंटू ds, fs इंटू dx है, जिसका इंटीग्रेशन क्या है, x0 से x फाइनल तक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान से देखिए आप, सॉरी ये क्या fx नहीं fs, स्प्रिंग फोर्स इंटू dx। ठीक, अब हम जानते हैं fx इक्वल टू होता है माइनस के एक्स, तो हमने क्या कर दिया, इसकी जगह लिख दिया ये माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, और ये x0 से x फाइनल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो हमें वर्क डन फाइंड आउट क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये के एक्स इंटू डी एक्स। अब हमारे क्या, इंटीग्रेशन के रूल से हम जानते हैं, के एक्स के अंदर के क्या है, कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, एक्स वेरिएबल है, माइनस साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बाहर निकालो, तो सबसे पहले तो माइनस साइन बाहर आ गया। ठीक है, और के भी बाहर आ गया, कांस्टेंट बाहर आ गया। अब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू डीएक्स हुआ, तो वो क्या होता है, फिक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू डीएक्स इज एक्स स्क्वायर, और x0 टू x हो गया ये। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स एफ स्क्वायर माइनस ये एक्स एफ, यानी ये तो एक्स एफ स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं, तो w इज टू क्या हो गया, ये थोड़ा सा ब्रैकेट लगेगा यह, ठीक है, माइनस ये हो गया। तो अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस को जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ध्यान से देखिए, w इक्वल टू क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर, सॉरी ये क्या हो गया, थोड़ा सा गलत कर दिया ना, हाफ, यही होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, इसका के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर दिस वैल्यू। ठीक है, जिसको थोड़ा सा ये बात समझ में नहीं आई है वो इंटीग्रेशन का वीडियो देखिए। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का, इसका इंटीग्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो अब यहां से देखिए अब क्या हो गया, ये हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल, तो ये हो गया वर्क डन का। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ के x0 स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर का बन जाएगा।
ये हो गया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ध्यान से, एक्स एफ माइनस एक्स जीरो माइनस एक्स एफ, ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये का हमें फॉर्मूला मिल गया है। ठीक, इसी के अंदर आप ध्यान से देखिए, आप हमने क्या किया था, इसको एक्स जीरो से हम एक्स फाइनल या एक्स को एक्स एम भी बोल सकते हैं, इसको एक्स फाइनल या एक्स एम भी बोल सकते हैं, एक्स फाइनल या मैक्सिमम एक्स भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही कह सकते हैं। तो थोड़ा सा ही ध्यान रखिएगा, इनसे कंफ्यूज मत होइएगा। इस एक्स एफ को हम क्या कर सकते हैं, एक्स एम भी बोल सकते हैं। तो कई बार हम क्या करेंगे, एक्स फाइनल बोल दिया, इसकी बजाय एक्स एम भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसको जब यहां से यहां लेके गए थे, उसके लिए जो वर्क डन है वो ये होगा। ठीक है, और अगर हम इसको उल्टा करते हैं तब भी यही आएगा, तब भी मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करते हुए करेंगे तब भी यही आएगा। और यदि हम इसका फिक्स एंड ये रखते और करते कैलकुलेशन करते तब भी यही आता। ठीक है, और यानी कि चारों कंडीशन के अंदर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स यही आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है किसका, साइन कन्वेंशन सिस्टम का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या सॉरी इससे भी ज्यादा अच्छा है, इससे भी ज्यादा अच्छा है, एफ एस विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ ही होगी। ठीक है, अगर वो साइन कन्वेंशन सिस्टम से अगर वो राइट साइड में है तो उसको पॉजिटिव फोर्स माना जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड में है नेगेटिव फोर्स माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन सिस्टम के अंदर आप यूनिवर्सल सिस्टम लगाओगे तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये वर्क डन इज इक्वल टू के एक्स जीरो स्क्वायर माइनस एफ एक्स स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखिए आप, यदि मैं किसी स्प्रिंग को क्या करता हूं, कंप्रेस स्ट्रेच करता हूं, और स्ट्रेच करने के बाद वापस क्या करता हूं, उसको वहीं ले आता हूं जहां से मैंने स्ट्रेच किया, और वापस उसको स्प्रिंग वापस वहीं आ गई, तब वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, एफ एक्स एफ वैल्यू जोड़ क्या हो जाएगा, एक्स जीरो। तो डब्ल्यू फॉर क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ कह रहे हैं, है ना, जहां से स्टार्ट किया वहीं से वापस अगर स्प्रिंग को आप ले आए तो क्या होगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स एफ फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स जीरो ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स जीरो स्क्वायर माइनस एक्स जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। फॉर क्लोज पाथ क्या हो गया, जीरो हो गया, वर्क डन फॉर क्लोज्ड पाथ जीरो हो गया। तो देखिए आप दो बातों से, पहली बात कि ये जो वर्क डन फॉर क्लोज पाथ यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो देखिए आप नोट डाउन या नोट डाउन कीजिए, देखिए वर्क डन बाय एफ एस, वर्क डन बाय एफ एस फॉर क्लोज्ड पाथ। ठीक है, क्लोज पाथ क्या है, जीरो है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, एफ एस विल चेंज, एफ एस विल नॉट चेंज डायरेक्शन। एफ एस क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। एफ एस क्या करता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट डायरेक्शन रहती है। एफ एस अपनी डायरेक्शन को एक ही डायरेक्शन में रहता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन बदलती रहे इसकी। हालांकि इसकी डायरेक्शन क्या डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है, पर ऐसे नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स की तरह से नहीं है। ठीक है, यदि आप क्या करोगे, स्प्रिंग को, इसकी स्प्रिंग की डायरेक्शन क्या है, एफ एक्स की फिक्स हो गई। अगर आप स्प्रिंग को इधर मूवमेंट करोगे, ऊपर की तरफ मूवमेंट करोगे, स्प्रिंग को दोगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट दोगे, तो इसके अंदर क्या होगा, वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने इस स्प्रिंग को क्या कर दिया, ऐसे लेके गए ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ठीक है, इस वजह से, इन दो वजह से ये जो आपका एफ एस है, इलास्टिक फोर्स, दैट इज क्या है, ये कहलाएगा कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन के साथ इसका चेंज नहीं होता है वैल्यू। यानी कि क्या करता है, एक्स एक्सिस में तो फर्क हो रहा है, लेकिन अगर उसको वाई एक्सिस में अगर इसका कोई मूवमेंट किया हमने, या जेड एक्सिस में कोई मूवमेंट किया, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। और दूसरी बात, क्योंकि फॉर क्लोज्ड पाथ
वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज जीरो, तो इन दो रीजन की वजह से इलास्टिक फोर्स या इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, इस वजह से कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो इसका आंसर क्या होगा? दो आंसर होंगे, दो रीजन की वजह से होगा, क्योंकि बिकॉज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फॉर क्लोज्ड पाथ, ये क्लोज्ड पाथ के लिए क्या है? जीरो है, और सेकंड क्या है? इट्स डायरेक्शंस ओनली डिपेंड्स ऑन वन डायमेंशन, इसकी डायरेक्शन क्या है? एक डायमेंशन पे डिपेंड करती है, इसकी डायरेक्शन सेकंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन के हिसाब से चेंज नहीं होती है, यानी एक्स एक्सिस में ही इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इस वजह से ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, ये इसका रीजन है। इसीलिए मैंने आपको जब एक कहा था कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये प्रूव करेंगे ये क्यों है, उसको आगे बताऊंगा, उसका रीजन ये था, क्योंकि मुझे आपको पहले ये बताना था कि ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फॉर क्लोज्ड पाथ इज जीरो, इस वजह से। आगे समझ में आपको? इसको सबको रब कर दूं मैं। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। अभी तो हम देखो यहां तो पहुंचे ही नहीं, जो हमारा हेडिंग था उस हेडिंग पे तो हम अभी आए ही नहीं, लेकिन आज का टॉपिक का हेडिंग जो है ना वो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ कंसेप्ट और बताऊंगा, वो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग को, उसको हम डिफाइन करते हैं एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू या बिकॉज ऑफ ओरिएंटेशन। देखो ओरिएंटेशन की वजह से ना ऑफ स्प्रिंग is known as energy of the spring because of orientation of a spring is known as potential energy of spring। ठीक है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। यानी कि क्या है, अगर कोई स्प्रिंग ठीक है इस तरह से है, क्या है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है, तो क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, यूएस विल जीरो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो होगी। ठीक, और या जीरो नहीं भी होगी तो हम इसको जीरो मान सकते हैं। ठीक है, जीरो मान सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसका क्या किया, ओरिएंटेशन चेंज किया। ओरिएंटेशन चेंज कैसे किया? या तो हमने इसको स्ट्रेच किया या हमने इसको क्या किया, कंप्रेस किया। अगर हम स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज। तो जो इसके स्प्रिंग के ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी बनेगी उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कहेंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन की वजह से। ठीक है, यूएस इज इक्वल टू जीरो। और अब मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि जैसे ये स्प्रिंग है, तो ये जो स्प्रिंग है ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है, तब इसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, लेकिन यदि हमने इसको कंप्रेस किया या स्ट्रेच किया तो क्या हो जाएगा, इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब जो एनर्जी प्रोवाइडर है वो कौन होगा, वो एनर्जी प्रोवाइडर स्प्रिंग होनी चाहिए, स्प्रिंग खुद प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर एनर्जी प्रोवाइडर क्या है, स्प्रिंग है, तो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। अगर ये जैसे ये स्प्रिंग यहाँ है, बाई चांस मान लीजिए कोई भी सिचुएशन हो, अगर इस स्प्रिंग ने क्या है, खुद काम किया, अगर सेल्फ काम करेगी, वर्क डन करेगी, तो इसको क्या हो जाएगा, अपनी जो खुद को एनर्जी में से खर्च करना पड़ेगा, तब क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। लेकिन यदि किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इसके अंदर क्या, इसका ओरिएंटेशन चेंज किया गया है, व्हेन ओरिएंटेशन of spring is changed by external force, F external, यानी कि यदि हम इसको कंप्रेस करते हैं या कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको क्या करता है, कंप्रेस करता है या स्ट्रेच करता है, तब क्या होगा, देखिए व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ स्प्रिंग इज चेंज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल इंक्रीज।
ठीक है, तब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, इंक्रीज होगी। ठीक है, बस यही ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि हम आपको मैंने एक बात बताई थी, वो ये थी कि भाई कि अगर हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रेच और कंप्रेस करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो यदि वो अगर स्प्रिंग खुद अपने आप होती है तो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फोर्स से करते हैं तो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने स्प्रिंग को क्या किया है, इसको हमने एक्सटर्नल फोर्स से इसको स्ट्रेच किया तो क्या होगा, इस पॉइंट पे ये क्या होगा, एक्स, ये एक्स मैक्स पॉइंट, एक्सएम पॉइंट पे ये आ जाएगा। तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, और बढ़ करके कोई भी एक पोटेंशियल एनर्जी इसकी बन जाएगी। अब यहां पे हमने क्या कर दिया, इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, अब हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, इसकी टेंडेंसी इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की, तो ये इक्विलिब्रियम की तरफ आएगी, तब क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, जो भी बढ़ेगी। यानी कि जब भी स्प्रिंग के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जब उसके ऊपर क्या होता है, अगर इंटरनल एनर्जी के द्वारा वो अपना काम कोई अगर वर्क डन हो रही कर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी अब है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको मैं बताता हूं, उससे पहले थोड़ा सा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, वो ये है ग्राफ ऑफ एफएस एंड एक्स, डिस्प्लेसमेंट और एफएस का ग्राफ। ठीक है, उसी की सहायता से हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। देखिए कैसे, ये है आपका एफएस की वैल्यू मान लीजिए, और ये है आपका ओरिजिन, और ये है आपका एक्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, हम जानते हैं कि एफएस क्या होता है, एफएस जो होता है वो पॉजिटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तब ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, दोनों, अगर इधर डिस्प्लेसमेंट ये इधर तो माइनस एक्स है और इधर प्लस एक्स है, अब देखिए जब प्लस एस होगा तो एफ एस क्या होगा, उसका नेगेटिव होगा, यानी कि ध्यान से देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं एफ एस ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट एक्स के हमेशा अगेंस्ट काम करेगा, यानी कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं, एंड पॉइंट का पॉजिटिव डायरेक्शन में करते हैं तो ये वाला अपना रोल अदा करना शुरू कर देगा, तो ये ग्राफ क्या होगा, इस क्वाड्रेंट की तरफ होगा। और जब डिस्प्लेसमेंट यानी कंप्रेशन इस डायरेक्शन में होगा तो एफ एस विल पॉजिटिव, तब एफ एस क्या करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेगा, इसलिए ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ये मिल गया तो हम जानते हैं कि वर्क डन, अब वर्क डन भी होगा, तो वर्क डन देखिए अब क्या होगा, वर्क डन हो रहा है तो वो वर्क डन क्या हो जाएगा, जिस भी पॉइंट का, जैसे मान लीजिए एक्सएम पॉइंट है, ये लीजिए एक्सएम पॉइंट, ये एक्सएम पॉइंट ये है, और इधर क्या है, एक्सएम पॉइंट ये है। ठीक है, एक्सएम माइनस एक्सएम पॉइंट, तो अब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो हम जानते हैं वर्क डन का क्या होता है फॉर्मूला, एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, ये इस वर्क डन फाइंड आउट करना तो इसका एरिया निकाल लीजिए, और इधर करना है तो इसका एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, तो यानी कि इस ग्राफ का एरिया निकालने का तो वर्क डन फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और इसका एरिया निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहां से देखिए आप, ये राइट ट्राइंगल, तो ये वर्क डन क्या हो गया, हाफ माइनस के एक्सएम स्क्वायर, हाफ के एक्सएम स्क्वायर। ठीक है, हो गया, क्योंकि ये एफ एक्स इधर क्या होगा, माइनस के एक्स होगा, माइनस के एक्स होगा ना, और इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्सएम स्क्वायर ही वर्णन
इधर F पॉजिटिव है लेकिन X में ये XM नेगेटिव है, इस वजह से यही वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वो यही आएगा। ठीक है, तो ये इसका वर्क डन की आ गई है बात। यानी कि यदि ये स्प्रिंग फोर्स खुद काम करता है, देखिए ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है यदि ये स्प्रिंग फोर्स क्या करता है, खुद वर्क डन करता है बाय सेल्फ, या इंटरनल फोर्स एनर्जी से वर्क डन करता है, तो इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज डिक्रीज। तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होगी। लेकिन यदि कभी एक्सटर्नल हमारे द्वारा इस स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच किया जाए, तब क्या होगा, ये kx के खिलाफ हमें काम करेंगे, तब देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल इंक्रीज। यही मैं आपको बात बताना चाहता था। यानी कि वैसे अगर स्प्रिंग खुद के द्वारा काम किया जाए तो दोनों सिचुएशन के अंदर वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव, यानी तब क्या होगा, चाहे स्ट्रेच हो स्प्रिंग या एलोंगेट हो, उसको क्या है, उसकी जो वर्क डन है वो नेगेटिव ही होगा, यानी उसकी जो वर्क डन हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में ही निकलेगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क डन होगा तो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज होगी। लेकिन यदि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन किया जाए तब पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो ठीक है, अब इस ग्राफिकल उसको ध्यान में रखते हुए इस ग्राफ को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आपने ग्राफ को नोट डाउन किया, अब मैं थोड़ा सा आपको इसको और एक्सप्लेन करता हूं। अब यदि मान लीजिए वर्क डन जो है इंटरनल फोर्स के द्वारा ना किया जाए, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया जाए, यानी हमारे द्वारा किया जाए, है ना, या हम भी कर सकते हैं, कुछ कोई भी कर सकता है, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग यानी U इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर XM स्क्वायर, तब क्या होगी, वो हाफ के XM स्क्वायर होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसका वापस वो ले लेते हैं, ये इसकी क्या इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, ये x, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया, ये XM हो गया, इधर हमने इसको एलोंगेट कर दिया। एक बार एक ही पॉइंट को मानते हुए चलते हैं, XM को किया एलोंगेट, यानी पॉजिटिव M हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो देखिए देन इफ वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स देन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के XM स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया। अब ध्यान से देखिए आप, यहां पे हम अप्लाई करते हैं, क्या है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करते हैं, और यदि ये खुद के द्वारा किया जाए तो माइनस हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आप यहां से डिस्प्लेसमेंट करके यहां लेके आ गए। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, ये सिचुएशन पे लेके आ गए स्प्रिंग को। ठीक, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, XM एट XM PE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के XM स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, और x0 पे क्या थी, PE कितनी थी, इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होती है, 0 होती है, यानी कि यहां पे स्प्रिंग में क्या है, कोई भी कार्य करने की क्षमता नहीं है। लेकिन हम इसने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स करके इसको हम यहां लेके आ गए, तो XM पे उसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के M स्क्वायर। और ध्यान से देखिए आप, यहां पर यानी XM पर ये हो गया, और यहां पे क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, KE इज ऑल्सो 0, यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के XM स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे टोटल एनर्जी आपकी के XM स्क्वायर ही है। ठीक है, अब क्या है, हम क्या बात करते हैं, एक बार इसकी इस स्टेज की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट XM है, तो एट इक्विलिब्रियम यानी x0, तो x0 पे देखिए आप क्या हो जाएगा, PE इज इक्वल टू हाफ, यानी कि PE इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि XM वहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, XM वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और
यहाँ पे 0 हो जाएगा, और एक्सएम पे भी के ई भी क्या 0, और दूसरी बात क्या है, के ई भी क्या होगा, के ई भी कुछ हो सकती है, ठीक है, इसके पास के ई हो सकती है। अब के ई क्या करती है, डिपेंड करती है इस बात के ऊपर कि आपने स्प्रिंग को ड्रॉप डाउन कहाँ से किया है। यदि मान लीजिए हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, जब हमने एलोंगेट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल सिचुएशन में थी, जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया था, तब तो के ई भी 0 मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहां से स्प्रिंग को छोड़ा है तो इस पॉइंट पे क्या होगा, उसकी के ई होगी, उसके पास के पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसके पास आ जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी उसके पास गेन हो जाएगी। किस वजह से गेन हो जाएगी, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सएम, एक्सएम के ऊपर जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वजह से उसके पास क्या हो जाएगा, के ई आ जाएगी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस के ई। अब इसको हम एक बार ड्रॉप डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो या फिर इसको हम रिप्लेस करके ये भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ के वी स्क्वायर। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के वी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, या वी मैक्स स्क्वायर, हाफ के वी स्क्वायर हो जाएगी टोटल एनर्जी, ठीक है। अब थोड़ा सा आइए कहां पे, इंटरमीडिएट टोटल एनर्जी तो क्या है, कांस्टेंट रहनी है। ये यहां से हमने क्या किया, इसको छोड़ा, वापस अगर छोड़ दिया तो बीच के किसी पॉइंट पे क्या होगा, इंटरमीडिएट पॉइंट पे टोटल एनर्जी विल इक्वल्स टू क्या, पीई प्लस के ई, यही होगा, पीई प्लस के ई। तो ध्यान से देखिए आप, ये पीई तो क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस के ई क्या हो जाएगा, हाफ के वी स्क्वायर, ठीक, हाफ के वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट पॉइंट की सिचुएशन है ये। और वापस जब हम बात करते हैं वही ओरिजिन पॉइंट पे, तब क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज एंड टोटल चेंज इनटू के ई। तो हाफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाफ के एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस के ई इज इक्वल टू हाफ के एम वी एम स्क्वायर स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ के वी एम स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि ये दोनों क्या है, के एक्स एम और के वी एम बराबर है, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, टोटल एनर्जी को यहाँ पे हम हाफ के एक्स एम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये हाफ के एक्स एम स्क्वायर हो गया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ध्यान से देखिए आप, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो गया, ठीक है। और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक। इसको सबको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो पीई इज इक्वल टू के एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0, टोटल एनर्जी हो गया के एक्स एम स्क्वायर, और इक्विलिब्रियम x0 पी इज इक्वल टू 0 प्लस के ई इज इक्वल टू, अरे ये तो थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, ये इसको क्या करना पड़ेगा, एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर होता है, ये जहां जहां भी के है तो एम लिख दिया, एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, ये एम वी स्क्वायर आ गया। तो ध्यान से देखिए आप, इससे क्या हुआ, फॉर्मूला बनता है जब हम इसको हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स एम माइनस ये ले लिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए अब यहाँ पे v बराबर हम निकालते हैं, तो v बराबर क्या हो गया, ये हो गया k बाई एम, ठीक है। हाफ से हाफ तो कट ही गया, हाफ से हाफ कट जाएगा, और v बराबर हो गया k बाई एम, ठीक है, ये ठीक।
और इसका अंडर रूट, ये अंडर रूट आ जाएगा इसका, यानी v की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। तो v की वैल्यू है k/m xm माइनस x0 का अंडर रूट, k/m पॉइंट से निकलेगी। ठीक है, इसको मैं रब डाउन कर दूं। अब हम बनाते हैं ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और V का फॉर्मूला क्या है कि सॉरी k का इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, यही है। तो अब टोटल एनर्जी क्या हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर होगा। ठीक है, और ध्यान से देखिए जब कोई एक्सट्रीम पॉइंट होगा, जब एक्सट्रीम पॉइंट होगा तब क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तब वहां पे क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स एम स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी होगी हाफ के एक्स एम स्क्वायर, और इंटरमीडिएट पॉइंट पे ये सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे क्या है उसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम होगा, वो वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। ठीक है, तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ है किसके साथ, एक्स के साथ। ठीक है, हमें क्या करना है, ग्राफिकल स्टडी करनी है किसकी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ, एक्स के साथ क्या हो रहा है, जो एनर्जी कैसे डेविएट हो रही है उसका बनाना है। तो ध्यान से देखिए आप, थोड़ा सा इसको नीचे लेते हैं, ये यहां बनाता हूं, ये है हमारा एक्स और ये है आपका ओरिजिन जीरो। ठीक है, और ये है आपका माइनस एक्स। ठीक है, एक्स जीरो के साथ और माइनस एक्स के साथ। ठीक, तो अब जो टोटल एनर्जी क्या होगा, वो तो रहती है कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी का क्या ग्राफ है, वो एक्स और माइनस एक्स के साथ में क्या है, वो है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, और ये क्या है आपका Fs, स्प्रिंग फोर्स की बात होती है। ठीक, यानी कि एक पर्टिकुलर टोटल एनर्जी जब भी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगी। ठीक, अब ध्यान से देखिए आप, जो टोटल इसके अंदर जो ये u है, u डिपेंड्स ऑन x, वो x के ऊपर है, और x के साथ इसका क्या है, कैसी इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या होगा, जो इनका ग्राफ बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। कोई भी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, किसी के स्क्वायर के साथ रिलेशन में है, तो उसका क्या होगा, x के साथ उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बना, पैराबोलिक होगा। अब ध्यान से देखिए आप, क्या हो रहा है, u की वैल्यू जो है वो क्या होगा, x के साथ बढ़ेगी और x के साथ घटेगी। देखिए आप, ये इसका ग्राफ बन गया इस तरह से, पैराबोलिक। ठीक है, ये पैराबोलिक शेप हो गया। तो यानी कि ये किसका ग्राफ है, u का ग्राफ है। ठीक, ये इस पॉइंट तक आ गई मैक्सिमम, और ये इधर मैक्सिमम ये आ गई है इसके साथ में। ठीक है, ये u है, और ये यहाँ पे देखिए आप u मैक्स, और यहाँ पे भी ये u मैक्स ही है। ठीक, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो इस तरह से आएगा। उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये क्या दरअसल में काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। क्यों, क्योंकि जो एक्सट्रीम पोजीशन है या इनिशियल पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन जो माइनस एक्स और एक्स है, वहां पे उसकी क्या होगी, स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। कैसे, ऐसे समझिए आप, ये आपकी स्प्रिंग है। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहां से यहां इसको, ये x0 से xm तक लेके जाना है। तो क्या होगा, यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट की एक वेलोसिटी होगी, और डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी होगी, तो यहाँ आते क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की
में चेंज होना खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ V क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, और यहां आने के बाद इसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ एक्सएम, हाफ के एक्सएम स्क्वायर, हाफ के हो गया। अब हमने क्या किया, इसको यहां से इसको छोड़ा, तो छोड़ने पे क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहां आने पे क्या हो जाएगा, इसकी वही वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ पे वी मैक्स अटेंड हो जाएगी, वी मैक्स मिल गई। वी मैक्स मिलने के बाद क्या होगा, ये इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट करेगी, यानी ये स्प्रिंग इधर कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कंप्रेस होने के बाद क्या होगा, फिर ये वापस इधर आएगी और 0 आएगी। इस तरह से ये एक पीरियोडिक मोशन स्टार्ट कर देगी। ठीक है, उसको भी हम थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसी बात को अभी जो मैंने आपको बताया ना, ये पीरियोडिक मोशन स्टार्ट हो जाएगा, इसे हम जब हमारा चैप्टर आएगा पीरियोडिक मोशन तब फिर रिपीट करेंगे, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक जो बात हो रहा है वो ये है कि हमने क्या किया था, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसका भी ग्राफ बनाया था। उसका ग्राफ क्या था दरअसल में, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, ये उसका ग्राफ क्या था, इस तरह से था। ठीक है, ये आपकी टोटल एनर्जी था। ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी और ये क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी स्ट्रेट लाइन थी और ये देखिए पैराबोलिक है। क्यों थी, क्योंकि यहाँ जो पीई क्या थी, इज इक्वल टू पीई यानी यू इज इक्वल टू एमजी एच थी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट और एच क्या है, ये भी कांस्टेंट, इसके साथ क्या लीनियर रिलेशनशिप है, इस वजह से इनकी स्ट्रेट लाइन बन रही थी। और यहां ध्यान से देखिए आप, चेंज यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है, इस वजह से पैराबोलिक शेप है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ विद डिस्प्लेसमेंट। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। याद रखिएगा टैगलाइन, ऑलवेज जनरेट कंसेप्ट एंड किल डाउट्स। डाउट को क्लियर करिए। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। कमेंट्स विल हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।